प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। और अब की बार 2024 का जो पेपर आएगा, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अब की बार बोर्ड के पेपर में हमारा टारगेट है 95% स्कोर करने का, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अगर आप वाकई में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत करना और शुरू से लेकर के एंड तक जरूर बस देख लेना। बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो, ठीक है। आओ, बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे पेपर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुन लो, जितना बात मैं आप सबको बता रहा हूँ उन सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड के पेपर में जो भी आपका पेपर मिलेगा सेम सेम इसी पैटर्न पे आधारित होगा। और अब की बार बोर्ड के पेपर में सभी को पता होगा कि हर एक पेपर में 20-20 MCQ देखने को मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे रोल नंबर लिख देना। यहाँ पे अभी इस पेपर का कोड दिया गया है, ठीक है। चूंकि ये जो पेपर है 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर का, ये प्री बोर्ड का पेपर है, क्लास 10th के बच्चों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, इस पेपर का जो टोटल मार्किंग है पूर्णांक है 70 नंबर। और इस पूरे पेपर को हल करने के लिए कुल आपके पास टाइमिंग होता है 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। इस पूरे पेपर को पढ़ने का जो टाइमिंग होता है वो 15 मिनट का होता है और हल करने के लिए 3 घंटा का टाइमिंग दिया रहता है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे निर्देश समझ लेते हैं। नोट यहाँ पे लिखा गया है कि सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आप सभी के सामने यहाँ पे 20 MCQ पूछा गया है, ठीक है, जिनको आप सभी को OMR आंसर शीट पे हल करना होगा, ठीक है। तो OMR कैसे भरना है, किस तरीके से भरना है, OMR भरते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है, वो भी मैं आप सभी को इसी वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। आओ, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर और मेजनी, ठीक है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मेजनी। क्या होगा? मेजनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, आगे समझ लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑटो वान बिस्मार्क को, काइजर विलियम प्रथम को, या हिटलर को, या मैथ्सनी को? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑटो वान बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, साइमन कमीशन का भारत पर आगमन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, या जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि जो 13 अप्रैल 1919 का जो इतिहास में ये जो डेट है, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, या महात्मा गांधी? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये दिए थे साथियों, आप सभी को पता होगा कि किसने दिया, ये दिए थे महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, या राजतंत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो देश की अखंडता और एकता के लिए क्या जरूरी है? सभी को पता होगा कि यह है सत्ता की साझेदारी, यानी कि जो भी चीजें आपस में जिनको आवश्यकता है उनको आपस में मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी कि सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी आवश्यक है किसके लिए? तो देश की अखंडता और एकता के लिए, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, ठीक है। कुल कितने संघीय राज्य पूछा गया है, तो अभी वर्तमान में टोटल 28 है। कितने हैं? टोटल 28 है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सन 1972, सन 1992, सन 1979 और सन 1998। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। सन 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजन किया गया था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, ये जो क्वेश्चन है आपका
सामाजिक विज्ञान से पूछा गया है कि पवन है कि हिमनद है कि जल है कि पशु चारण है। तो पर्वतों पर जो मृदा अपरदन का मतलब ये होता है कि भूमि का कटाव जो होता है, ठीक है, इसका मेन जो साधन होता है उसको हम बोलते हैं हिमनद को बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड राइट आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है कि रबी की फसल कौन है, खरीफ की फसल कौन है। तो चावल होगा कि मोटे अनाज होगा कि चना होगा कि कपास हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका चना। चना इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि चना को हम क्या बोलते हैं, रबी की फसल मानते हैं, ठीक है। इसको हम काला चना भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा संगठन मानव रिपोर्ट तैयार करता है, माने कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूएनडीपी या विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र संघ। तो कौन सा संघ करता है भाई बताओ। तो क्या करता है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड, यूएनडीपी के थ्रू ये किया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी। क्या बोलेंगे भैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक बोलेंगे। यानी कि जो भी हमें नेचर से चीज़ें प्राप्त हो रही है, जैसे आपका माने कृषि हो गया, ठीक है। तो कृषि किसके अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। माने प्रच्छन्न रोजगार का दूसरा नाम क्या हो सकता है ये बताना है। अति रोजगार, नियमित रोजगार, अनियमित रोजगार या अल्प रोजगार। बताओ क्या बोलेंगे इसको। हम बोलेंगे अल्प रोजगार। प्रच्छन्न रोजगार का मतलब होता है कम, यानी कि देखो माने जो भी आपके कारीगर है तो कारीगर के हिसाब से काम को ना मिलना, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्प रोजगार के अंतर्गत रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकतंत्र में संप्रभुता निहित होती है किसमें, राष्ट्रपति में, कार्यपालिका में या प्रधानमंत्री में या जनता में। तो किसमें होती है भैया, ये होती है जनता में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है। माने देश के किसी भी कानून में किसको संशोधन अमेंडमेंट करने का हक होता है, सर्वोच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या संसद को। तो कौन कर सकता है, ये कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है, काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार या अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार या निजता का अधिकार। तो भारतीय जो संविधान है ये देता है हमें निजता का अधिकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कमला के द्वारा अपने घर में खाता बनाना, खाता नहीं ये बोल सकते हैं, खाना बनाना बोल सकते हैं, ठीक है। खाना बनाना, बर्तन मांजना या कपड़े धोना कौन सी क्रिया है, आर्थिक क्रिया है कि गैर आर्थिक क्रिया है कि आर्थिक श्रम है, क्या उपयुक्त सभी सत्य है। बताओ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा साथियों आर्थिक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि निर्धनता के सामाजिक अभिसूचक कौन सा होता है, निरक्षरता या कुपोषण या रोग प्रतिरोधी क्षमता व स्वास्थ्य सेवाओं में कमी या स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल का अभाव या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों, इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है भुखमरी का प्रकार कौन सा माना जाता है, मौसमी या दीर्घकालिक या उपयुक्त, क और ख दोनों या कोई नहीं। बताओ तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ये क्या हो सकता है, आपका दोनों हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, मौसमी और दीर्घकालिक भी हो सकता है, ठीक है। भुखमरी मैंने दोनों प्रकार की हो सकती है, मौसम के हिसाब से भी आ सकती है और लंबा टाइम भी खींच सकता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि रूस की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था, लेनिन था कि स्टालिन था कि गोरकी था कि टाल स्टॉप था। बताओ रूस की क्रांति का जो प्रमुख नेता माना जाता है वो लेनिन को माना जाता है। किसको माना जाता है, लेनिन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा, ओके। चलो आगे देखते हैं रूसो कौन था, ठीक है। ये अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि रूसो कौन था, वैज्ञानिक था कि दार्शनिक था कि कवि था कि चित्रकार था। तो ये साथियों दार्शनिक था। क्या था, यह एक दार्शनिक था। अब आइए हम समझ लेते हैं कि खंड क में जितने भी अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं इनको भी समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि बोर्ड के पेपर के लिए आपके हेल्पफुल हो सके। हमारा क्वेश्चन है जनमत संग्रह क्या होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, बोर्ड के पेपर में आता है, ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत आने के बाद गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन था, ठीक है, इसको भी याद करिएगा, ठीक है।
अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि बहुसंख्यकवाद से क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। 2 लाइन में करना है, ठीक है, 2 नंबर का आता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि जिसपे मैथ्सिनी और काबूर ने इटली के एकीकरण एवं महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इस कथन की समीक्षा कीजिए। इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको तैयार करिए कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ठीक है। एक तर्क देना है आपको, 2-4 लाइन में लिख देना है, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में आप सभी को लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको करिए कि भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक एग्जाम्पल देते हुए इसका युक्तिपरक और एक नैतिक रीजन भी बताइए, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का वर्णन करिए, ठीक है। इसको करिए, ये 5 नंबर का बोर्ड में पूछा गया है। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको करिए कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, इसके 4 लक्षण बताइए, ठीक है। चलो इतना तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मानचित्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड के पेपर में हमेशा आते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होंगे, यानी कि ये जो सेक्शन है कुल मिलाकर के 10 नंबर का आता है मानचित्र वाला। यहाँ से देखो ये 15 नंबर भी क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा और ये वाला 8 नंबर वाला भी 5 नंबर का आएगा, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि श्री राघवाचार्य की अध्यक्षता में 1920 की ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, खाली प्लेस का नाम लिख दो और उस प्लेस का डिनोशन कर दो, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 नंबर मिल जाएगा। वह सन जहाँ जनरल डायर ने निहत्थी जनता पर गोली चलवाई थी, इसके बारे में लिख देना है, ठीक है। प्लेस का नाम लिख दो और यहाँ पे मानचित्र में डिनोट कर दो। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, इसके बारे में लिखना है। और नमक बनाकर गांधी जी ने कहाँ पर नमक कानून भंग किया था, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, खाली नाम लिख देना है और यहाँ पे मानचित्र पर नोट कर देना है, ठीक है। आपका पूरा का पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस जगह का नाम लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे खंड ख में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्णय किस प्रकार हुआ, इसके बारे में लिखना है। या संकटग्रस्त जातियों में से क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं, इसके बारे में भी लिख देना है, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, रीजन बता करके लिख देना है। या ये नहीं आ रहा है तो इसको लिखिए कि मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में लिख दो, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, संसाधनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। अगर ये नहीं आ रहा तो ये बताओ कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है, कैसे मापा जा सकता है, इसके बारे में लिखना है। 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय के बारे में वर्णन करिए। नहीं आ रहा है तो ये बताओ कि विकसित देशों की किन 3 विशेषताओं का वर्णन करिए, ठीक है। अब अगला हमारा मानचित्र वाला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बांध को ये कहाँ पे है और जहाँ पे है उसको इस चिन्ह के थ्रू दर्शाना है। भारत के सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्माता राज्य कौन सा है और उसको इस चिन्ह के थ्रू डिनोट करना है। कोयला उत्पादक राज्य के कोई एक केंद्र का नाम लिख दो यहाँ पे और इस चिन्ह के साथ डिनोट करना है, ठीक है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उसके क्षेत्र को यहाँ पे आपको डिनोट करना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत या हमारे नजदीकी का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा हो सकता है, उसको इस चिन्ह के द्वारा डिनोट करना है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।